नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल अकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा अभी जो आपकी यूपी पैट की परीक्षा आयोजित की गई थी, तो उसमें जो 16 अक्टूबर को आयोजित की गई थी परीक्षा, तो उसमें प्रथम पाली में जो आपका पेपर पूछा गया है, तो उसमें से जो आपके जीएस से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उनका विश्लेषण इसमें करेंगे। तो उनके साथ साथ आपको अन्य क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड जो आपके बनते हैं उन्हें भी इसमें देखेंगे। तो देखते हैं इस सीरीज में जो आपके 16 अक्टूबर प्रथम पाली में आपका पूछा गया पेपर है और उससे संबंधित जो भी आपके प्रश्न बनते हैं। देखते हैं जो पहला जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें, तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी के ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी के फेफड़े की अगर बात करें, इसमें जो आपका ऑप्शन डी देख रहे हैं आप, ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है अमेजन वर्षा वन। कौन से वर्षा वन है? अमेजन वर्षा वन। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है पृथ्वी के फेफड़े। तो अमेजन वर्षा वन की अगर बात करें, अमेजन वर्षा वन कहाँ मिलते हैं? तो जब आप महाद्वीप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? महाद्वीप। तो महाद्वीप में एक आपने पढ़ा होगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में इधर आपने एक पर्वतमाला पढ़ी है। कौन सी पर्वतमाला है? तो आप पढ़ते हैं एंडीज पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला है? एंडीज पर्वतमाला। तो यहाँ से एक नदी निकलती है। इस नदी को किस नाम से जानते हैं? इस नदी को बोलते हैं अमेजन नदी, और फिर जाकर के अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अब इस नदी के आसपास का जो भूभाग है, इस नदी के आसपास का भूभाग, ये आपका आसपास का जो भूभाग है ये वाला, यहाँ पे आपके अमेजन नदी के बेसिन में एक आपका वृक्ष मिलता है। आपने पढ़ा होगा जी, कौन सा वृक्ष है? वृक्ष का नाम है सिनकोना। कौन सा वृक्ष है? सिनकोना। कौन सा वृक्ष आपका? सिनकोना। तो क्वेश्चन भी आता है कि सिनकोना वृक्ष किस नदी के बेसिन मिलते हैं? अमेजन नदी के बेसिन में मिलते हैं। आपसे पूछा जाएगा जो सिनकोना वृक्ष है, सिनकोना वृक्ष जो होता है, सिनकोना वृक्ष की छाल से कौन सी दवा प्राप्त करते हैं? कुनैन। कौन सी दवा प्राप्त करते हैं? कुनैन। और कुनैन आपने पढ़ा होगा किसके लिए प्रयोग की जाती है? मलेरिया के लिए। किसके लिए प्रयोग की जाती है? मलेरिया के लिए। तो क्लियर हो गया। और मलेरिया के बारे में पढ़ते हैं कि मलेरिया के टीके की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस। तो ये भी याद रखेंगे। और मलेरिया दिवस कब बनाते हैं? 25 अप्रैल। और भारत के द्वारा मलेरिया को उन्मूलन करने का, मतलब मलेरिया को खत्म करने का जो लक्ष्य रखा है, वर्ष 2030। क्लियर हो गया। तो आपने पढ़ा है कि अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन का स्रोत इनको मानते हैं। फिर अगर आपसे पूछा जाए, जैसे अमेजन आप देख रहे हैं, तो क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी क्या है जी? विश्व की सबसे बड़ी मतलब पानी के बहाव की दृष्टि से देखना है, क्योंकि चौड़ी ज्यादा आपका, लेकिन लंबाई थोड़ा सा जो आपकी नील नदी है उससे कम है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अगर आपसे पूछ रहा है, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी? आपकी अमेजन नदी। और सबसे लंबी पूछे तो सबसे लंबी कौन सी है? सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी। कौन सी नदी है? नील नदी। तो नील नदी कौन से महाद्वीप में बहती है? ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। कहां से निकलती है? तो आपने पढ़ा होगा विक्टोरिया झील से निकलती है। कहां से निकलती है? विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील से निकल करके ऊपर की ओर बहते हुए इस तरीके से फिर कहां गिर जाती है? भूमध्य सागर। कहां पे गिर जाती है? भूमध्य सागर। नील नदी से क्वेश्चन भी आता है, जैसा आपने पढ़ा होगा इसमें नील नदी में, नील नदी की देन किस देश को कहा जाता है? तो आप पढ़ते हैं मिस्र देश। कौन सा देश है? मिस्र देश को नील नदी की देन कहा जाता है। तो ये क्लियर हो गया आपका। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। और आपसे पूछे भारत मतलब विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी? आपकी अमेजन नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? आपकी गंगा। तो ये क्लियर हो गया आपका। इससे संबंधित आपके क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, नंबर 2। इसमें देख रहे हैं स्थिरता के साथ साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई? तो स्थिरता के साथ साथ अगर इसमें बात करें, तो इसमें आपका आंसर याद रखेंगे, चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना है? चौथी पंचवर्षीय योजना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना, इसमें आपका आंसर रहेगा कौन सी पंचवर्षीय योजना? चौथी पंचवर्षीय योजना। फोर्थ आपका 5 ईयर प्लान, चौथी पंचवर्षीय योजना। अब इसमें से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उन्हें देखेंगे। जैसे पंचवर्षीय योजना में से आपके क्वेश्चन आते हैं, वैसे तो बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन्हें देखते हैं। तो पंचवर्षीय योजना क्या है आपका? हेडिंग है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें, तो पंचवर्षीय योजना में बहुत सारे आपके क्वेश्चन है। जैसे आपसे पूछा जाए पंचवर्षीय योजना, तो हमने कौन से देश से लिए? ये हमने लिए रूस देश से। आपसे पूछा जाएगा पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कौन करता था? पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता था योजना आयोग। कौन करता था? योजना आयोग। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता था? एनडीसी। कौन देता था? एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। ये क्लियर हुआ। उसके बाद में आप पढ़ते हैं
अब वर्तमान में पंचवर्षीय योजना नहीं है, क्योंकि अंतिम पंचवर्षीय योजना आपने पढ़ी होगी। अंतिम पंचवर्षीय योजना थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, और कार्यकाल क्या था आप पढ़ते हैं 1 अप्रैल 2012 से, और कब तक था जी 31 मार्च 2017। कब तक है आपका 31 मार्च 2017। तो ये आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। अब आपके बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा फिर उसके बाद में इनको समाप्त कर दिया गया है। अब उसके बाद में इसी में से पंचवर्षीय योजना में से क्या पूछेगा, जैसा आपसे पूछेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना, कौन सी आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम अगर पूछ रहा है, इसका समय 1951 से 1956 तक ये इसका समय रहा। और आपसे पूछेगा ये कौन से मॉडल पर आधारित थी, मॉडल अगर आपसे पूछे तो इसमें याद रखेंगे कौन सा मॉडल है, हेराल्ड डॉमर मॉडल। कौन सा मॉडल है, हेराल्ड डॉमर। आपसे पूछेगा उद्देश्य क्या था इसका, उद्देश्य भी आप याद रखेंगे। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था आपका कृषि को बढ़ावा देना या कृषि का विकास करना, कृषि का बढ़ावा देना है, कृषि का विकास करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। फिर इसमें कार्य क्या हुआ, मेन आपने पढ़ा होगा। एक तो भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। कौन सी है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो इसका निर्माण कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना। दूसरा क्वेश्चन इसी में याद रखेंगे, दूसरा याद रखेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP बोल देते हैं। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो भी किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। और किस वर्ष हुई आपकी 1952। क्लियर हो गया आपका। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित है। उद्देश्य क्या है, कृषि को बढ़ावा देना है। और आपका इसमें कार्य दामोदर नदी घाटी परियोजना का आपका विकास हुआ। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये आपने आपका चलाया 1952। तो भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी, दामोदर नदी घाटी परियोजना। क्लियर हो गया। एक आपका द्वितीय का याद रखेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अगर आपसे पूछ रहा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मेन जो आपके क्वेश्चन है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना अगर आपसे पूछे कि इसका कार्यकाल क्या है, इसका कार्यकाल है 1956 से 1961। क्या है कार्यकाल, 1956 से 1961। अब इसमें क्या है आपसे पूछेगा ये इसका मॉडल कौन सा है जी, मॉडल आप याद रखेंगे PC महालनोबिस। कौन सा मॉडल है, PC महालनोबिस। कौन सा मॉडल बताएंगे, PC महालनोबिस। कौन सा मॉडल है आपका, PC महालनोबिस, PC महालनोबिस, ये इसका मॉडल है। वेरी गुड। उसके बाद आप याद रखेंगे PC महालनोबिस। उसके बाद आप क्या याद रखेंगे, उद्देश्य क्या था जी इसका, उद्देश्य था इसका जो आपके द्वितीय आपका क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र आप कह सकते हैं उद्योग धंधों को बढ़ावा देना, उद्योग धंधों को बढ़ावा देना। तो उद्योग धंधों को बढ़ावा देना। और इसी के तहत आपने पढ़ा होगा 3 बड़े कारखाने आपके स्थापित किए गए। 3 कौन कौन से कारखाने, एक तो आपने पढ़ा होगा जी राउरकेला। कौन सा पढ़ा है, राउरकेला। एक आपने पढ़ा है भिलाई। एक कौन सा पढ़ा है, एक पढ़ा आपने दुर्गापुर। एक आपने पढ़ा है राउरकेला, एक पढ़ा है भिलाई, और एक क्या पढ़ा है, दुर्गापुर। तो याद रखेंगे राउरकेला कहाँ पर है जी, अगर वर्तमान में आप स्थिति देखेंगे राउरकेला कहाँ पर है, ये आपका कहाँ पर है, उड़ीसा में। आपसे पूछे भिलाई कहाँ पर है, भिलाई कहाँ पर है जी, ये है आपका छत्तीसगढ़ में। आपसे पूछा जाएगा जी दुर्गापुर कहाँ पर है, दुर्गापुर कहाँ पर है, ब्रिटेन में। अब इनमें सहयोग भी पूछ लेते हैं कि कौन से देश के सहयोग से स्थापित किए थे। अगर सहयोग पूछ रहा है तो सहयोग याद रखेंगे जो राउरकेला है, राउरकेला किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया है। भिलाई किसके सहयोग से, ये हमने आपका रूस के सहयोग से स्थापित किया है। और दुर्गापुर अगर आपसे पूछ रहा है किसके सहयोग से, ये हमने स्थापित किया था ब्रिटेन के सहयोग से। किसके सहयोग से, आपका ब्रिटेन के सहयोग से। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल है। उद्देश्य था उद्योग धंधों को बढ़ावा देना। और राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर ये आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए। क्लियर हो गया। आगे इसी में 2-3 पॉइंट और आपके पंचवर्षीय योजना में आप 2 और याद रखेंगे इसमें। एक तो आपको याद रखना है कि जो आपका हरित क्रांति है, कौन सी क्रांति है, हरित क्रांति। तो हरित क्रांति की जो शुरुआत है ये किस पंचवर्षीय योजना में की गई, तो पंचवर्षीय योजना तो उस समय चल नहीं रही थी, प्रथम योजना अवकाश था। तो प्रथम योजना अवकाश के दौरान, क्योंकि प्रथम योजना अवकाश का समय 1966 से 1969, और आपने पढ़ा होगा हरित क्रांति की जो शुरुआत है 1966 से 1967। तो प्रथम योजना अवकाश के दौरान हरित क्रांति। आपसे पूछा जाएगा श्वेत क्रांति, कौन सी क्रांति है, श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति आपका दूध उत्पादन से संबंधित है। जनक कौन है, जनक आप पढ़ते हैं श्वेत क्रांति का जनक कौन है, वर्गीज कुरियन। कौन है आपका, वर्गीज कुरियन। और हरित क्रांति का शब्द आप जानते हैं क्या है, MS स्वामीनाथन। कौन है, MS स्वामीनाथन, ये आपने पढ़ा होगा।
श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति की शुरुआत अगर पूछे तो आप याद रखें चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना? चौथी पंचवर्षीय योजना। एक आपका नाबार्ड का बहुत आता है कि नाबार्ड बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई, तो इसमें याद रखेंगे छठी पंचवर्षीय योजना। कौन सी आपके? छठी पंचवर्षीय योजना। क्योंकि नाबार्ड बैंक की स्थापना कब की गई? 12 जुलाई 1982। कब की गई? 12 जुलाई 1982। बाकी और जो क्वेश्चन आपके बनते हैं पंचवर्षीय योजना से, आपको इसमें याद रखना है कि जो पंचवर्षीय योजना है, तो पंचवर्षीय योजना में पंचवर्षीय योजना के दौरान तो एक आपने योजना पढ़ी होगी अनवरत योजना। कौन सी योजना है? एक योजना आपकी अनवरत योजना। कौन सी योजना है? अनवरत योजना। अनवरत योजना कब शुरू की गई? तो अनवरत योजना का जो समय है ये आपका समय 1978 से और 1980। तो जो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी उसको समाप्त कर दिया उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले, क्योंकि सरकार आपकी बदल गई, सरकार आ गई मोरारजी देसाई की। तो उसके बाद में मोरारजी देसाई की सरकार ने जो अनवरत योजना शुरू की, और इसके जो जनक माना जाता है कि अनवरत योजना का जनक कौन है? गुन्नार मिर्डल। कौन है जनक? गुन्नार मिर्डल। तो इसे याद रखेंगे, अनवरत योजना का जनक कौन है? गुन्नार मिर्डल। अनवरत योजना कब शुरू की गई? 1978 से 1980। तो याद रखेंगे। उसके बाद फिर दोबारा से छठी पंचवर्षीय योजना आपकी शुरू हो गई, क्योंकि कांग्रेस की आपकी सरकार आ गई। तो इस तरीके से पंचवर्षीय योजना में आपको याद रख, पंचवर्षीय योजना में 3 योजना अवकाश और आप याद रखेंगे। 3 योजना अवकाश कब है? एक पहला जो योजना अवकाश है प्रथम योजना अवकाश, द्वितीय योजना अवकाश और तृतीय योजना अवकाश। तो प्रथम अगर आपसे पूछ रहा है 1966 से 1969 पहला योजना अवकाश है, क्योंकि भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ उस समय की बात है। दूसरा अगर आपसे पूछे 1978 से 1980, क्योंकि जब ये चली अनवरत योजना। उसके बाद तीसरा याद रखेंगे 1990 से 1992। 1990 से 1992। तो 3 योजना अवकाश है आपका। आर्थिक मंदी के दौरान हमें योजना आपकी बीच में ड्रॉप करनी पड़ी, तो आपने पढ़ा है कि 3 योजना अवकाश है 66 से 69, 78 से 80 और 90 से क्या है आपका 92। पंचवर्षीय योजना में आपको इतना ध्यान रखना है। ये सब मेन आपके क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, बाकी जब टॉपिक आप पढ़ेंगे वहां पे और आपका डिटेल से बता दिया जाए। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं जी अब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति और व्यक्तियों के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो कोई भी आपको याद रखना है, अगर व्यक्ति और व्यक्ति के आपके शामिल वाले बात करें तो जो आपका निजी क्षेत्र होता है, कौन सा क्षेत्र होता है? निजी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? निजी क्षेत्र। तो निजी क्षेत्र में क्या होगा? या तो किसी व्यक्ति का या किसी आपका संस्था का, वो आपका इसमें प्रतिनिधित्व ज्यादा होता है। जैसे एक तो आप पढ़ते हैं, एक तो होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी। और एक पढ़ते हैं मिश्रित। एक कैसी है? पूंजीवादी। और एक कैसी? आपके मिश्रित। पूंजीवादी में क्या है? इसमें क्या होता है? इसमें जो आपके निजी क्षेत्र का जो आपका योगदान है वो ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें निजी जो आपकी प्राइवेट कंपनी होती है उनकी सहभागिता ज्यादा होती है। मिश्रित की अगर बात करें, मिश्रित में दोनों तरीके की होती हैं। इसमें क्या है? निजी भी होंगे और कैसी होंगी? आपकी सार्वजनिक यानी सरकारी कंपनी भी होंगे। तो ये होता आपका कैसी अर्थव्यवस्था कहलाती है? मिश्रित। जैसा आपसे पूछा जाएगा भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, तो भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? मिश्रित। तो पूंजीवादी। तो इसका जो आंसर था तो इसमें याद रखेंगे निजी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? आपका निजी क्षेत्र। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, भारत में हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो आपने पढ़ा है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति आपसे पूछा जाएगा, हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाले राज्य कौन है? नंबर 1 पंजाब है, नंबर 2 पूछे तो हरियाणा है, और उसके बाद कौन सा है? वेस्ट यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और सर्वाधिक फसल कौन सी, मतलब जिसपे इसका लाभ हुआ है? तो इसमें 2 फसल हैं, एक क्या है आपका? गेहूं है। एक क्या है? गेहूं है। और एक क्या है आपका? चावल है। कौन कौन है आपका? गेहूं और चावल। गेहूं और क्या है? चावल। इन पे सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। हरित क्रांति आपने पढ़ ली 1966-67 में आपकी शुरू हुई है। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नारमनी बोरलाग। भारत में कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। और आपसे पूछे हरित क्रांति शब्द किसने दिया? अगर हरित क्रांति शब्द की बात आती है, ये अच्छा क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द, तो इसे याद रखेंगे विलियम गॉड। हरित क्रांति शब्द अगर आपसे पूछ रहा है ये किसने दिया था? तो ये दिया था विलियम गॉड। हरित क्रांति शब्द पूछे तो किसने दिया है? विलियम गॉड। इसे ध्यान रखेंगे। बाकी जो इसमें फैक्ट है हरित क्रांति में, इससे पहले वाला जो पेपर का सॉल्यूशन हुआ है वहां भी आपको बता दिए गए। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट देख रहे हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की हैं? तो नेक्स्ट देख रहे हैं आप, निम्न में से किस बैंक ने
निम्नलिखित में किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के माध्यम से यहाँ पे शर्तें निर्धारित की हैं। तो आपको राष्ट्रीयकरण में 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। राष्ट्रीयकरण के 3 क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में पंजीकृत होने वाला या भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाएगा 3 है राष्ट्रीयकृत में, आपसे सबसे पहले भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है, तो भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक है आरबीआई। आरबीआई को राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949। कब किया गया? 1 जनवरी 1949। आपसे पूछे जी फिर उसके बाद में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, अगर 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपसे पूछ रहा है तो कब किया गया? ये किया था जी 19 जुलाई 1969। कब किया था? 19 जुलाई 1969। कब किया? 19 जुलाई 1969। आपसे पूछे 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया है? 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 6 बड़े बैंकों का अगर आपसे पूछ रहा है तो इसमें याद रखेंगे 15 अप्रैल 1980। क्या है आपका? 15 अप्रैल 1980। तो इनको ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीयकरण से संबंधित 3 क्वेश्चन है। अगर आरबीआई का पूछे 1 जनवरी 1949 है, 14 बड़े बैंकों का पूछे 19 जुलाई 1969 है, और 6 बड़े बैंकों का पूछे तो 15 अप्रैल 1980 है। ये राष्ट्रीयकरण से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ये राष्ट्रीयकरण का हो गया। उसके बाद है 1991 में नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत उदारीकरण निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो आपके याद रखना है उदारीकरण हो, निजीकरण हो, ये सब हमने किसके लिए बनाए थे? मौद्रिक नीति सुधार के लिए। किसके लिए बनाए थे? मौद्रिक नीति सुधार के लिए। किसके बनाए जी? मौद्रिक नीति सुधार, मॉनेटरी पॉलिसी जो थी आपकी, तो इस रिफॉर्म करने के लिए आपके बनाए थे मौद्रिक नीति सुधार। फिर इसमें से क्वेश्चन आता है भारत में उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है डॉक्टर मनमोहन सिंह। उदारीकरण के जनक कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसमें जो आपकी टैक्स की दर थी वो कम कर दी गई, तो इसे बोलते हैं उदारीकरण। तो इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह, और ये किसके शासनकाल में हुआ? उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखें पीवी नरसिम्हा राव। कौन आपके? पीवी नरसिम्हा राव। और कभी कभी ये भी आ जाता है कि उदारीकरण का सिद्धांत किस दशक में दिया गया, और दशक पूछ रहा है तो 90 के दशक में, क्योंकि 1991 की बात है तो दशक कौन सा हो जाएगा? 90 के दशक में पूछा हुआ है पेपर में कि उदारीकरण का सिद्धांत कब दिया गया? 90 के दशक में। क्लियर हो गया? उदारीकरण का आपका मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव आपके प्रधानमंत्री थे, 90 के दशक में दिया। तो ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट देख रहे हैं संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसदीय कार्य प्रणाली में कार्यपालिका, तो आपने पढ़ा होगा जैसे संविधान पढ़ते हैं तो संविधान के आपके 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से? एक तो होती है जी कार्यपालिका। क्या होती है? एक कार्यपालिका। एक क्या होती है जी? एक होती है विधायिका। और एक क्या होती है? एक होती है न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका, और एक क्या होती है? न्यायपालिका। क्या होती है? न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इसमें अंतर क्या होता है? आपसे पूछा जाए कानून बनाने का कार्य कौन करता है? विधायिका करती है कानून बनाने का कार्य। आपसे पूछा जाएगा जी कानून को आपका लागू करने का कार्य कौन कर रहा है? कानून को लागू करने का कार्य कौन करती है? कार्यपालिका। और उसके बाद में जब इन दोनों में विवाद हो जाता है तो उसे सुलझाने का कार्य कौन करती है? न्यायपालिका। कौन करती है? न्यायपालिका। तो आपने पढ़ा होगा भारत देश में जो न्यायपालिका वो कैसी आपकी? स्वतंत्र है। कैसी है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। और ये प्रावधान हमने कौन से देश से लिया है? ये हमने लिया है यूएसए देश से। कहां से लिया है? यूएसए से। जबकि आपको याद रखना है जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका, कार्यपालिका किसके अधीन होती है? तो क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, कार्यपालिका किसके अधीन होती है? तो कार्यपालिका अगर अधीन पूछ रहा है कि कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है, तो किसके अधीन कार्य करती है? विधायिका के। किसके अधीन कार्य करती है? विधायिका के अधीन कार्य करती है। अब विधायिका भी आपकी 2 तरीके से आपकी कार्य करती है। विधायिका क्या है आपका? विधायिका, लेजिस्लेचर बोलते हैं आप विधायिका। तो विधायिका 2 स्तर पे कार्य करती है। एक तो आपका कैसा स्तर है? एक तो केंद्रीय स्तर पर। कैसे स्तर पर? केंद्रीय स्तर पर। और एक क्या है आपका? राज्य स्तर पर। केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। केंद्रीय स्तर की विधायिका क्या है? केंद्रीय स्तर की विधायिका है संसद। संसद का गठन और संरचना किसमें मिलता है? आर्टिकल 79। और राज्य स्तर का क्या है? राज्य स्तर का विधानमंडल। क्या है? विधानमंडल।
तो ये आप पढ़ते हैं आर्टिकल 168 में इसका जिक्र मिलता है। तो संसद का निर्माण कितने अंगों से मिलकर के होता है? 3। तो इसमें पढ़ते हैं आप, एक कौन है लोकसभा, एक कौन है राज्यसभा, एक कौन है राष्ट्रपति। ऐसे ही विधानमंडल में आपको याद रखना है कौन कौन है इसमें, एक तो विधानसभा, एक विधान परिषद और एक कौन है राज्यपाल। लेकिन जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहां पे विधानसभा और राज्यपाल के द्वारा मिलकर ही क्या बन जाएगी आपकी विधानमंडल, या राज्य की जो आपकी संसद है विधानमंडल इसको बोलेंगे, तो ये बन जाएगी। उसके बाद में तो यहाँ पे क्वेश्चन आप देख रहे थे कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो इसमें याद रखेंगे विधानमंडल। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानमंडल। ये क्लियर हो गया आपका विधायिका वाला कि केंद्र की विधायिका क्या है, राज्य की विधायिका क्या है। उसके बाद कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये आपने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसे याद रखेंगे 2 स्तरीय सरकार, क्योंकि जो अन्य ऑप्शन है वो इनकी आपकी इसमें मिलता है। लिखित और विस्तृत संविधान है भारत का, सही है। जो आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, वोट देने का अधिकार है, सही है। एकल नागरिकता का प्रावधान है, सही है। तो इसमें याद रखेंगे 2 स्तरीय सरकार। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इनमें से किस संविधान से प्रेरित हैं? तो आप पढ़ते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या है जी? नीति निर्देशक सिद्धांत। तो नीति निर्देशक सिद्धांत आपने पढ़े होंगे। अगर नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें, कौन से सिद्धांत हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत। कौन से सिद्धांत हैं जी? नीति निर्देशक सिद्धांत। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये हमने वास्तव में कौन से देश से लिए? ये लिए हमने आयरलैंड से। कहाँ से लिए? आपके आयरलैंड से लिए हमने। नीति निर्देशक सिद्धांत की अगर बात करें तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है? भाग 4। और आर्टिकल क्या है? 36 से 51 तक। आर्टिकल क्या है? 36 से 51 तक। तो इनका विवरण मिलता है। तो राज्यों के लिए विशेष उपबंध किसे बताया जाता है? आपका नीति निर्देशक सिद्धांत को बताया जाता है। तो ये कहाँ से लिए हमने? आयरलैंड से। आयरलैंड से एक और याद रखेंगे, यहाँ से तो निकल के आ जाएगा 1 और रे से निकल के बन जाएगा 2, ये क्या बन जाएगा? 12। तो आपसे अगर पूछेंगे राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो राज्यसभा के जो 12 सदस्य मनोनीत करने का जो आपका प्रावधान है ये हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। कहाँ से लिया है जी? आयरलैंड से। तो इसको भी याद रखेंगे। बाकी आप पढ़ते ही हैं कि जैसे मूल अधिकार कहाँ से लिए? यूएसए से लिए। आप पढ़ेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से लिए? यूएसए से। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। एकल नागरिकता कहाँ से लिए? ब्रिटेन से लिए। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लिए? दक्षिण अफ्रीका से लिए। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिए जी? फ्रांस से लिए। तो बहुत सारे आपके प्रावधान है तो जो आपके अन्य देशों से हमने ग्रहण किए हैं भारतीय संविधान में। ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो 19 में आप बोलते हैं बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 19 में। उसके बाद आप देख रहे हैं पायरिया नीर में से किसका रोग है? तो पायरिया आप सब जानते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। पायरिया किसका रोग है? पायरिया दांतों से संबंधित रोग है। किससे संबंधित रोग है? दांतों से। किससे? आपका दांतों से। तो दांतों में किसके कारण होता है? एक आपका प्रोटोजोआ होता है। प्रोटोजोआ का नाम क्या है? एंट अमीबा जिंजेबेलिस प्रोटोजोआ के कारण होता है। और प्रोटोजोआ का नाम क्या है? एंट अमीबा जिंजेबेलिस। इस प्रोटोजोआ के कारण कौन सा आपका रोग होता है? पायरिया। और किसको प्रभावित करता है? मसूड़ों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, फिलोयम एक ऊतक है, निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो फिलोयम पौधे में मिलता है। और पौधे में भी कहाँ मिलेगा? पौधे में मिलेगा आपका पत्ती भाग में। कौन से भाग में मिलेगा? ये मिलेगा आपका पत्ती भाग में। तो फिलोयम ऊतक का कार्य क्या होता है? फिलोयम ऊतक का कार्य ये होता है, तो जो आपकी क्रिया होती है पौधे में भोजन बनाने का जो कार्य करती है, उस क्रिया को बोलते हैं आप प्रकाश संश्लेषण क्रिया। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में आपकी होती है और पौधे में भोजन बनाने का कार्य करती है। तो जो आपका ऊतक है, कौन सा ऊतक है? फिलोयम ऊतक। कौन सा ऊतक? आपका फिलोयम ऊतक। तो फिलोयम ऊतक आपका मुख्य रूप से कौन से भाग में मिलता है? पत्ती भाग में। कौन से भाग में? पत्ती भाग में। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान तो पत्ती भाग में आपका ये कार्य करता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायक होता है। कौन सा ऊतक? आपका फिलोयम ऊतक। आपसे अगर पूछा जाए पौधों में एक ऊतक और मिलता है, इसका नाम क्या है? जाइलम। कौन सा ऊतक है? जाइलम। और जाइलम कहाँ मिलता है? जैसे कोई भी पौधा है तो जो आपकी पौधे की जड़ होती है, तो जड़ में आपका कौन सा ऊतक मिलेगा? जाइलम। जाइलम का कार्य क्या होता है? तो जो आपके जितने भी आपके खनिज पदार्थ होते हैं, खनिज पदार्थों का जो अवशोषण करने का कार्य है, खनिज पदार्थों का अवशोषण कौन करता है? जाइलम।
जैसे आप सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई के माध्यम से जो पौधे को आपको आवश्यक तत्व हैं या नाइट्रोजन दे रहे हैं या फास्फोरस दे रहे हैं, तो इन सभी को जड़ के माध्यम से शोषित करके कौन सा तक आपका जाइलम तक पौधे के अन्य भागों तक पहुंचा देता है। तो दो तक याद रखेंगे, जाइलम और कौन सा है, फिलोयम। एक और क्वेश्चन आपका बनता है, क्वेश्चन आता है पेड़ पौधों का हरा रंग, कौन सा रंग है आपका, हरा रंग। तो ये किसके कारण होता है, तो पेड़ पौधों का हरा रंग अगर आपसे पूछ रहा है ये किसके कारण होता है, क्लोरोफिल। किसके कारण होता है जी, क्लोरोफिल। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, पेड़ पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल। क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था में आपके ज्यादातर राज्यों में कितने स्तर हैं, 3 स्तर। कितना स्तर आपका, 3 स्तर आपका पंचायती मॉडल लागू है। तो 3 स्तर में इसमें देखेंगे, अगर पंचायती राज से क्वेश्चन बनते हैं, पंचायती राज, तो इसमें क्वेश्चन आता है पंचायती राज में। जैसे अगर बात करें पंचायती राज की, तो पंचायती राज सबसे पहले कौन से राज्य में लागू हुआ, तो ये 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ से शुरू हुआ था जी, नागौर। नागौर कहाँ पड़ता है आपका, राजस्थान में। कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। तो पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से आपकी हुई। उसके बाद में जो पंचायती राज है, पंचायती राज से संबंधित आपकी कुछ कमेटी है। जैसे एक तो आप याद रखेंगे बलवंत राय मेहता। कौन सी कमेटी है, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता याद रखेंगे, बलवंत राय मेहता कमेटी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी, इसका वर्ष क्या है, मतलब किस वर्ष गठित की गई, 1957। क्वेश्चन आता है 3 स्तरीय पंचायती मॉडल किसने दिया था। तो इसमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप देखेंगे एक तो शब्द है बलवंत है, एक कौन सा हो गया, बलवंत, एक हो गया राय और एक क्या हो गया, मेहता। तो कितने शब्द हो गए आपके, 3 शब्द, बलवंत राय मेहता, तीनों अलग अलग करेंगे। तो आप याद रखेंगे 3 स्तरीय मॉडल किस समिति ने दिया है, बलवंत राय मेहता। क्लियर हो गया। उसके बाद आप याद रखेंगे एक कमेटी थी अशोक मेहता। कौन सी कमेटी है, अशोक मेहता। तो अशोक मेहता कमेटी का गठन कब किया गया, 1977 में। कब किया गया, 1977। आपसे पूछा जाता है कि 2 स्तरीय पंचायती मॉडल किसने दिया है। 2 स्तरीय अगर आपसे पूछ रहा है तो 2 स्तरीय किसने दिया, अशोक मेहता। इसमें भी रटने की आवश्यकता नहीं है। एक शब्द कौन है, अशोक, एक कौन है, मेहता। तो कितने शब्द हो गए, 2। तो कितने स्तरीय हो गया आपका, 2 स्तरीय पंचायती मॉडल। कितने हो गया आपका, 2 स्तरीय पंचायती मॉडल। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा आगे जो अन्य भी कमेटी आपकी बनी है, तो अन्य कमेटी में आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा जी आगे जो कमेटी है, तो एक कमेटी आपकी पीवी के राव या जीवी के राव बोल देते हैं, पीवी के राव कमेटी। इसका जो गठन है हमने किया था 1985 में। कब किया, 1985 में। आपसे पूछा जाएगा पंचायत का 4 स्तरीय मॉडल, कितने स्तरीय आपका, 4 स्तरीय मॉडल किस कमेटी ने दिया। तो 4 स्तरीय अगर आपसे पूछ रहा है कौन सी कमेटी है, पीवी के राव। तो याद रखेंगे एक शब्द कौन है, पी है, एक वी है, एक के है और एक क्या है, राव है। तो कितने शब्द बन गए आपके, 4। तो 4 स्तरीय मॉडल अगर आपसे पूछ रहा है तो पीवी के राव कमेटी। और कब आपका, 1985। कब है, 1985। उसके बाद में 2 और कमेटी इसमें याद रखेंगे। एक तो आपकी एलएम सिंघवी कमेटी। कौन सी कमेटी है, एलएम सिंघवी कमेटी। एलएम सिंघवी कमेटी कब है, 1986। तो इसके द्वारा संवैधानिक दर्जा देने की मांग की गई। और दूसरा आपने पढ़ा होगा पीके थुंगन कमेटी। एक कौन सी, पीके थुंगन कमेटी। ये कब है आपकी, 1988। कब है, 1988। तो इन्हीं के आधार पर फिर भारत में जो आपका पंचायती राज है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की मांग उठी। और उसके बाद में आपने पढ़ा होगा, एक आपने संशोधन पढ़ा है 73वां संविधान संशोधन 1992। कौन सा संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या हुआ, 73वें संविधान संशोधन में, इसमें आपने पढ़ा होगा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी है, 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची जोड़ी है जी, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जोड़ दी। और 11वीं अनुसूची आपने जोड़ करके आपने पढ़ा होगा पंचायत के लिए कौन से आपका 29 विषय जोड़े। कितने विषय जोड़े, 29 विषय। तो ये पूछ लेते हैं कि 11वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन, तो इसमें जोड़ी गई कितने विषय जोड़े गए आपके, 29 विषय जोड़े गए। और इसमें आपको ये भी याद रखना है कि जो पंचायती राज है, पंचायती राज कब से लागू हुआ है, 24 अप्रैल 1993। ये वाला जो संशोधन है आपका संवैधानिक तौर पर कब लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993। तो क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन क्या आता है, आपसे पूछा जाता है कि पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस अगर आपसे पूछे कि कब बनाते हैं, 24 अप्रैल। कौन सा दिवस है, पंचायती राज दिवस। तो पंचायती राज दिवस कब बनाया जाता है, तो इसे याद रखेंगे 24 अप्रैल को बनाते हैं, ये याद रखना है। बाकी जैसे 2-3 क्वेश्चन और हैं उन्हें और देख लेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है
जो स्थानीय स्वय शासन है, इसी को पंचायती राज बोलते हैं, स्थानीय स्वय शासन। स्थानीय स्वय शासन, स्थानीय स्वय शासन की जो शुरुआत है वो मतलब स्थानीय स्वय शासन जो है ये किस वंश की विशेषता माना जाता है? तो एक वंश आपने पढ़ा होगा, कौन सा वंश है? चोल वंश। कौन सा वंश है? चोल वंश की विशेषता आपका माना जाता है। और स्थानीय स्वय शासन का जनक किस गवर्नर जनरल को बोलते हैं? तो आपने पढ़ा होगा लॉर्ड रिपन। कौन है आपका? लॉर्ड रिपन। इसको स्थानीय स्वय शासन का जनक कहा जाता है। फिर अगर एक क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा भारत का ऐसा कौन सा राज्य जिसमें 4 स्तरीय पंचायती मॉडल लागू है? तो 4 स्तरीय अगर आपसे पूछ रहा है तो 4 स्तरीय पंचायती मॉडल कौन सा? आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। तो इतना ध्यान रखेंगे, ये पंचायती राज से जुड़े हुए आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनके बारे में इतना आपको याद रखना है। आगे देखते हैं इसी क्रम में। क्लियर हो गया जी यहां तक सभी का? हो गया क्लियर सभी का जी? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो 1 हॉर्स पावर की अगर बात करें कितने वाट होता है? 746 वाट। कितने वाट होता है? 746 वाट। क्या है? 746 वाट। तो 1 हॉर्स पावर कितने वाट होता है? 746 वाट। क्लियर हो गया कितने वाट है? 746 वाट। आगे क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो पानी का आपका भाप में बदलना क्या है? रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। पानी का भाप में बदलना क्या है? रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी। इसी क्रम में जो अन्य क्वेश्चन है इस पेपर में जो पूछे गए उसमें जीएस का विश्लेषण हम पढ़ रहे हैं, तो जीएस से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन है वो इसमें हम देखेंगे सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये आपके करंट के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों को प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है? तो इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर परियोजना आपकी शुरू की है? तो इसमें राज्य आपका केरल। कौन सा राज्य है? केरल। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ? तो आप याद रखेंगे भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, ये आपका क्वेश्चन राजधानी से पूछा हुआ है। इजराइल। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। क्या है इसकी राजधानी? जेरूसलम। क्या है? जेरूसलम। नेक्स्ट, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं की क्षमताओं में वृद्धि। उसके बाद जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसमें याद रखेंगे इसरो। उसके बाद है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो इससे पहले जो पेपर का विश्लेषण हुआ वहां भी मैंने आपको इसमें अच्छे से बताया था। तो कौन सा देश है आपका? बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत के कितने किलोमीटर लगती है? 4096 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा कौन से देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। कितने किलोमीटर है? 106 किलोमीटर। सबसे अधिक पूछ रहा है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। सबसे कम पूछे तो किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ। कितनी है? 106 किलोमीटर। क्लियर हो गया? आप इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सीमा रेखा से पूछे जाते हैं। सीमा रेखा से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें भी जरा एक बार देख लेंगे। ये क्लियर हो गया? सीमा रेखा से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन्हें एक बार देख लेंगे। सीमा रेखा से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो सीमा रेखा की अगर बात करें, जैसा आपसे पूछा जाता है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ किन 2 देशों के बीच है? तो आप पढ़ते हैं रेड क्लिफ किन 2 देशों के बीच है? यह भारत और पाकिस्तान के बीच। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान। आपसे पूछा जाएगा 24वीं समांतर रेखा। कौन सी रेखा है? 24वीं समांतर रेखा। तो 24वीं समांतर रेखा भी आपका किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। जो कच्छ का क्षेत्र है, कच्छ का रण, उसे विभाजित करती है। आपसे पूछा जाएगा जी LOC। क्या है? LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, जो आपका POK वाला विभाजित क्षेत्र है उसे विभाजित करती है। तो LOC भी किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान। आपसे पूछेगा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आपके। LAC पूछे तो भारत व चीन। किसके बीच है? भारत और चीन।
तो आपने पढ़ा होगा जब 1962 का युद्ध हुआ था भारत और चीन का, तो उस समय जो आपका लद्दाख वाला क्षेत्र था बहुत सारा जो चीन ने कब्जे में कर लिया, आक्साई चीन जिसे बोलते हैं, तो वहां पे एलएसी आपके खींची। आपसे पूछा जाए मैकमोहन, कौन सी आपके मैकमोहन, मैकमोहन पूछे तो कौन है, भारत व चीन, कौन है, भारत व चीन। आपसे पूछा जाएगा जी पाक स्टेट, क्या है, पाक स्टेट, पाक स्टेट नाम तो क्या है पाक स्टेट, लेकिन है किसके बीच में, भारत और श्रीलंका, किसके बीच है, भारत और श्रीलंका। पाक स्टेट पूछ रहा है तो आपका किसके मध्य है, भारत और श्रीलंका। आपसे पूछे जैसे विवादित क्षेत्र में आ जाते हैं, तो ये तो आपके सीमा रेखा होगी जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। आपसे पूछेगा मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच है, तो मन्नार की खाड़ी याद रखेंगे भारत व श्रीलंका, मन्नार की खाड़ी भारत व श्रीलंका। आपसे पूछा जाएगा इसी में काला पानी जल विवाद, कौन सा जल विवाद है, काला पानी जल विवाद, काला पानी जल विवाद अगर आपसे पूछ रहा है तो याद रखेंगे किसके मध्य है, ये है भारत व नेपाल, काला पानी जल विवाद भारत व नेपाल। आपसे पूछा जाएगा जी भारत व नेपाल क्लियर हो गया, उसके बाद आप याद रखेंगे तीस्ता नदी जल विवाद, कौन सा है, तीस्ता नदी जल विवाद। तीस्ता नदी अगर आपसे पूछ रहा है तो भारत और बांग्लादेश, तीस्ता नदी जल विवाद, तो तीस्ता नदी जल विवाद अगर आपसे पूछे तो याद रखेंगे भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश। क्लियर हो गया। आपसे पूछा जाएगा जैसे 3 बीघा गलियारा, क्या है जी, 3 बीघा गलियारा। वैसे पहले पेपर मैंने आपको ये दो तो बता दे, 3 बीघा गलियारा, 3 बीघा गलियारा अगर आपसे पूछ रहा है तो इसमें भी कौन है, भारत व बांग्लादेश, कौन है, भारत व बांग्लादेश। तो याद रखेंगे एक है कुशियारी नदी जल समझौता, कुशियारा नदी जल समझौता, तो कुशियारी नदी जल समझौता ये किन दो देशों के बीच है, तो याद रखेंगे इसमें कौन है, भारत व बांग्लादेश, कौन है, भारत व बांग्लादेश। तो इनको याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय आपकी रेखाएं जो भारत के साथ जुड़ी हुई हैं ये, और ये आपके कुछ जल विवाद हैं, आप जो काला पानी जल विवाद वगैरह, तो ये आपको याद रखने। क्लियर हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, तो इसे याद रखेंगे कौन है, कुर्ग, किसको बोलते हैं, कुर्ग को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य, 29वां राज्य कौन है, तेलंगाना, कौन सा राज्य है, तेलंगाना। तो आपने पढ़ा होगा तेलंगाना राज्य आपका 29वां राज्य है। 29वां राज्य कब बना है, 2 जून 2014, कब बना था, 2 जून 2014। कौन से राज्य से अलग होकर के बनाए, आंध्र प्रदेश, कौन से राज्य से अलग होकर के बनाए, आंध्र प्रदेश। बाकी आप अन्य क्वेश्चन जानते ही हैं, जैसा आपसे पूछते हैं कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, भाषा के आधार पे 1953 में सबसे पहले कौन सा आपका गठित किया गया, आंध्र प्रदेश। कौन सी भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर, कौन सी भाषा के आधार पर, तेलुगु। बाकी इससे पहले मैंने जो पेपर का सॉल्यूशन करवाया उसमें राज्य से संबंधित आपका पूरा विश्लेषण बता दिया। तो भाषा के आधार पूछे आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषा के आधार पर 1953 में बनाए। और आपसे पूछे कि 29वां राज्य कौन है, 2 जून 2014, तो आपका 29वां राज्य था तेलंगाना, यहाँ से आपका बनाए। उससे आपका आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रम में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद है ये पूछ रहा है। तो जो ऑप्शन है, ऑप्शन के आधार पर एक राज्य आपका इसमें मिलान कर रहा है, कर्नाटक। अगर आपसे पूछ रहा है विधान परिषद, क्या है जी, विधान परिषद, तो आप पढ़ते हैं विधान परिषद है क्या, जैसे केंद्र में उच्च सदन होता है राज्यसभा, ऐसे राज्य में क्या होता है, विधान परिषद। विधान परिषद आपसे पूछा जाएगा तो विधान परिषद से संबंधित 2 आर्टिकल है, एक तो आर्टिकल 169 है और एक आर्टिकल 171 है। 169 में क्या है, 169 में विधान परिषद को स्थापित या समाप्त करने का अधिकार, विधान परिषद को स्थापित या समाप्त करने का अधिकार। तो ये किस में आता है आपका, आर्टिकल 169 में। 171 में क्या है, विधान परिषद की संरचना व गठन, क्या है, विधान परिषद की संरचना व गठन, विधान परिषद की संरचना व गठन। विधान परिषद से जैसे आपसे पूछा जाए राज्य का स्थायी सदन, क्या है जी, राज्य का स्थायी सदन, तो राज्य का स्थायी सदन कौन है आपका, विधान परिषद। राज्य का उच्च सदन कौन है, विधान परिषद। तो याद रखेंगे स्थायी सदन इसलिए क्योंकि विधान परिषद आपकी भंग नहीं होती, समाप्त की जाती है, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य कितने वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद रिटायर होते रहते हैं, इसी कारण इसका जो कार्यकाल है वो आपका बना रहता है। उसके बाद में विधान परिषद की बात यहाँ पे जैसे पेपर में पूछ रहा है, पेपर में पूछा है कि कौन से राज्य में विधान परिषद है, तो विधान परिषद की अगर बात करें, भारत में कितने राज्य हैं, वर्तमान में 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। इसमें याद रखेंगे कोड याद रखें, कोड याद रखेंगे कुंभ 80, कौन सा कोड आपका, कुंभ
कुंभ 80, कौन सा कोड आपका KUMB 80, कुंभ 80, इससे याद रहेगा आपका। कुंभ 80 में क्या क्या है जी, कुंभ 80 से आपका क्लियर हो जाएगा। के से क्या बन जाएगा, के से बन जाएगा कर्नाटक, क्या बन जाएगा कर्नाटक। यू से क्या बन जाएगा उत्तर प्रदेश, एम से क्या बन जाएगा, एम से बन जाएगा महाराष्ट्र, बी से क्या बन जाएगा बिहार, ए से क्या बन जाएगा आंध्र प्रदेश, टी से क्या बन जाएगा तेलंगाना। तो कितने राज्य हो गए आपके, 6 राज्य हो गए, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उसके बाद आप याद रखेंगे अगर इसमें पूछे कि विधान परिषद की सबसे ज्यादा सीट किस राज्य में, अगर सबसे ज्यादा पूछे तो सबसे ज्यादा कहां पर है, यूपी में। यूपी में कितनी आपकी 100, और सबसे कम किस में, सबसे कम आपकी तेलंगाना। तेलंगाना में कितनी आपकी 40। तो सबसे कम और सबसे ज्यादा वाला याद रखेंगे। सबसे ज्यादा यूपी में 100 है और सबसे कम किस में, तेलंगाना में। कितने राज्य आपके, 6 राज्य हैं। तो ये विधान परिषद से संबंधित आपके जुड़े हुए क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये कौन सा दिवस है आपका, 8 अक्टूबर। कौन सा दिवस है, 8 अक्टूबर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो वॉलीबॉल किसका है, नेपाल का। किसका है आपका, नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, नेपाल का राष्ट्रीय खेल आपका क्या है, वॉलीबॉल। क्या है, नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। काला पानी जल विवाद किन दो देशों के मध्य, भारत और नेपाल। आगे बढ़ते हैं, आप देख रहे हैं द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो आपका जब आपने महात्मा गांधी वाला चैप्टर पढ़ा है, भारत के महान व्यक्तित्व पार्ट 1, वहां पर आपको बताया गया था। तो इसमें द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इसकी अगर बात करें तो आपने पढ़ा है, तो ये किसकी आत्मकथा है, ये आत्मकथा है किसकी, ये आत्मकथा है जी महात्मा गांधी। किसकी आत्मकथा है, महात्मा गांधी की आत्मकथा है द एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो याद रखेंगे इसको, किसकी आत्मकथा है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी संबंधित 3 आप पुस्तक याद रखेंगे। तो ये याद रखें, एक तो कौन सी है, हिंद स्वराज। कौन सी पुस्तक है, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज के लेखक कौन है, इसके लेखक है महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। तो आपने पढ़ा भी होगा हिंद स्वराज। हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने कब लिखी थी, तो महात्मा गांधी ने जब लिखी थी जब आपका इंग्लैंड से और किसके बीच जा रहे थे, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान। तो ये शिप में इसकी रचना की थी, कौन सी पुस्तक की, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका, भी पूछा हुआ है कि हिंद स्वराज पुस्तक की रचना कब की गई, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान। हिंद स्वराज। एक आपका यहाँ पे है ही माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। और एक और याद रखेंगे, मेरे सपनों का भारत। मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत। तो ये भी आपके किसकी पुस्तक है, ये भी महात्मा गांधी की है। किसकी है, महात्मा गांधी। बाकी समाचार पत्र पढ़ते हैं कि गांधी जी के द्वारा निकाला गया प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, इंडियन ओपिनियन। कौन सा समाचार पत्र है, इंडियन ओपिनियन। और इंडियन ओपिनियन आपका कहाँ निकाला था, ये निकाला था आपका जब दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे, तो वहाँ पे इंडियन ओपिनियन आपका निकाला था। बाकी जैसे हरिजन पढ़ेंगे, किसने निकाला है, महात्मा गांधी ने निकाला है हरिजन। तो याद रखेंगे इंडियन ओपिनियन, महात्मा गांधी ने पहला समाचार पत्र जो इन्होंने प्रकाशित किया। ये आपके क्वेश्चन, बाकी महात्मा गांधी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इतना देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश तो भाग को अवशोषित करते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी होती है, CO2। कौन सी होती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था। तो इसमें याद रखना है, हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता लाने के लिए खिलाफत आंदोलन का मुद्दा इन्होंने उठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 जो आपका अधिनियम था, तो इसमें कौन सा अधिकार या कौन सा सही है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन। तो आपने पढ़ा होगा जो द्वैध शासन से संबंधित 2 क्वेश्चन है। द्वैध शासन, द्वैध शासन में अगर ये पूछा जाए कि प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन की स्थापना, तो प्रांतों में अगर पूछ रहा है तो 1919 अधिनियम। कौन सा अधिनियम, 1919 अधिनियम। आपसे पूछा जाए कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और कहां पे, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, किस अधिनियम के द्वारा, 1935 अधिनियम। कौन सा अधिनियम है, 1935 अधिनियम। तो प्रांतों में समाप्त कर दिया था 1935 अधिनियम के द्वारा, और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई 1935 में। बहुत सारे प्रावधान हर पेपर में पूछे हैं, जैसे आपसे पूछा गया कि म्यांमार किस अधिनियम के द्वारा अलग कर दिया गया, 1935 अधिनियम। तो ये आपने पढ़ा है 1935। भारत सरकार का जो आपका संविधान है उसका 75% भाग कहाँ
कहाँ से लिया गया, 1935 अधिनियम। ये सब आपने पढ़े। नेक्स्ट आप देख रहे हैं एक आपकी पार्टी है, कौन सी पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सी पार्टी आपकी, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है, फॉरवर्ड ब्लॉक आपने पढ़ रखी है जी, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो जब आपको ये सीरीज पढ़ाई थी कांग्रेस के सेशन, तो वहां पे आपने पढ़ा है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक आपने पढ़ा है कि जब 1939 में आपने पढ़ा होगा, जब 1939 में त्रिपुरी आपका अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो इसमें दो प्रत्याशी थे, एक कौन थे, सुभाष चंद्र बोस, और एक कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया। तो सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया, और बाद में गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण कांग्रेस पार्टी से आपका सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया, और उसी दौरान एक नई पार्टी गठित की और उसे नाम दिया फॉरवर्ड ब्लॉक। कब गठित की, 1939 में। तो याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित की थी 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, क्या है, रुग्णता। क्या है, रुग्णता। बाकी जन्म, प्रवासन, मृत्यु ये सब घटक है। नेक्स्ट, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवारत्ती। क्या है, कवारत्ती। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है। तो जैसे केरल है, समुद्र के किनारे, तो लगभग एक सा आपका तापमान रहेगा। गोवा समुद्र के किनारे लगभग एक सा तापमान रहेगा। अंडमान निकोबार समुद्र में, तो यहाँ भी लगभग एक सा तापमान रहेगा। लेकिन जो थार मरुस्थल है, कोई भी आपका मरुस्थल हो, तो मरुस्थल में दिन के समय तापमान अधिक होता है, जबकि रात के समय आपका कैसा हो जाता है, काफी कम। तो इन दोनों में काफी अंतर देखने को मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, थार मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में बांटा गया है। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में बांटा गया है। तो विश्व की अगर बात करें, विश्व में टोटल कितने टाइम जोन है जी, विश्व में टोटल आपके कितने टाइम जोन है। तो विश्व में टोटल टाइम जोन है आपके कितने, 24। कितने, 24 टाइम जोन है। अगर आपसे पूछा जाएगा 24 टाइम जोन है, तो आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा किस देश में, सबसे ज्यादा है फ्रांस में। किस में, फ्रांस में। फ्रांस में टोटल टाइम जोन की अगर बात करें, फ्रांस में कितने, ये वर्तमान की संख्या 13। तो इससे पहले रूस में ज्यादा होते थे। अगर आप वर्तमान में बात करें, रूस में कितने आपके 11। कितने, रूस में 11। सबसे ज्यादा कौन से देश में, फ्रांस में कितने, 13। टोटल टाइम जोन आपके कितने, 24। आपसे पूछा जाएगा भारत में कितने टाइम जोन है। भारत में कितने टाइम जोन बताएं कमेंट करके, भारत में कितने टाइम जोन है। भारत में केवल एक टाइम जोन है। कितने आपके, एक। और एक टाइम जोन क्या है, 82/1/2 पूर्वी देशांतर। तो 82/1/2 पूर्वी देशांतर को हमने टाइम जोन मान रखा है, और इसी कारण भारत का मानक समय इंग्लैंड के समय से कितना आगे, 5 घंटे 30 मिनट आगे। अगर ये पूछा जाए कि जो भारत की मानक समय रेखा है, क्योंकि ऐसे जब आप देशांतर पढ़ते हैं, देशांतर, तो देशांतर क्या होती है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, देशांतर रेखा। तो इन्हीं में से जो आपकी देशांतर रेखा है कौन सी, 82/1/2 या 82.5 आप कह सकते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा ये कितने राज्यों से होकर के जाती है। तो अगर इस रेखा की बात करें, जैसे इस तरीके से जा रही 82.5, तो आपके 5 राज्य हैं। एक कौन है, यूपी। एक कौन है, एमपी। एमपी के बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा। उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। कितने राज्यों से होकर के जा रही है, 5। क्लियर हो गया। ये टाइम जोन से संबंधित आपके क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार या गुरिल्ला रणनीति थी। तो आपने पढ़ा होगा मराठा। कौन है आपका, मराठा, जो शिवाजी से संबंधित आप पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल या नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए, तो इसमें याद रखें हाथी दांत नक्काशी। हाथी दांत नक्काशी। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को आपको याद रखना है कौन सी नदी है, निरंजना। कौन सी नदी है, निरंजना, जो ऑप्शन में दे रखा है। और इसी का दूसरा नाम क्या है, निरंजना, या क्या बोल देते हैं, फल्गु। और गौतम बुद्ध ने जहां पर ज्ञान प्राप्त किया वह स्थान क्या कहलाया, बोध गया। और बोध गया कहां पर आपका, बिहार में। गौतम बुद्ध के जन्म कहां पर हुआ, लुम्बिनी नेपाल में। मृत्यु कहां पर हुई, कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। और सबसे पहला उपदेश कहां पर दिया, सारनाथ में। तो ये स्थानों से संबंधित आ जाते हैं। तो निरंजना फल्गु नदी के किनारे, बोध गया बिहार में। अगर आपसे पूछे महावीर स्वामी कौन है जी, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे, तो इसमें याद रखेंगे ऋजुपालिका। कौन सी नदी है, ऋजुपालिका नदी के किनारे आपका ज्ञान प्राप्त हुआ महावीर स्वामी को।
और महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्त करने के बाद किस नाम से जाने गए? जिनिया विजेता। किस नाम से जाने गए? जिनिया विजेता। तो ये भी ध्यान रखेंगे, महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के किनारे, और आपसे पूछे गौतम बुद्ध को कौन सी नदी के किनारे? निरंजना या फल्गु नदी के किनारे, ये ध्यान रखेंगे। आपसे अगर पूछा जाए कि जो गौतम बुद्ध है कौन से वंश से संबंधित है, तो इसमें याद रखेंगे गौतम बुद्ध का कौन सा वंश है? शाक्य। कौन सा वंश आपका? शाक्य, याद रखना आपको, शाक्य वंश है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। तो ये हो गया आपका गौतम बुद्ध से संबंधित, और आपका महावीर स्वामी का बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी थानेसर से हटा करके बनाई थी? तो दो राजधानी थी हर्षवर्धन के शासनकाल में। एक तो पहली क्या थी? थानेसर। थानेसर कहाँ पड़ता है? हरियाणा। और दूसरी राजधानी किसको बना दिया? दूसरी बना दिया आपका कन्नौज को। कन्नौज कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। तो याद रखेंगे दूसरी राजधानी किसको बनाया? कन्नौज। आपसे पूछा जाए यूपी की इत्र नगरी क्या है? इत्र नगरी। इत्र नगरी किसे कहा जाता है? कन्नौज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कन्नौज को। और हर्षवर्धन से ये जरूर याद रखेंगे, हर्षवर्धन का दरबारी कवि, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। कौन था हर्षवर्धन का दरबारी कवि? बाणभट्ट। बाणभट्ट ने आपके 3 पुस्तकें, जैसे आपने पढ़ा होगा, एक पढ़ी है हर्षचरित, एक कौन सी पढ़ी है? एक पढ़ी है कादम्बरी, और एक कौन सी पढ़ी है? चंडी शतक। हर्षचरित, कादम्बरी और कौन सी है जी? चंडी शतक। तो इन 3 पुस्तकों की रचना किसने की है? बाणभट्ट। जबकि आप पढ़ते हैं जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन स्वयं भी एक कवि था, इसने भी आपकी 3 पुस्तक लिखी हैं। आपने पढ़ा होगा 3 पुस्तक में, एक तो आपने पढ़ा होगा नागानंद। कौन सी है? नागानंद। एक कौन सी है? एक है रत्नावली, और एक क्या है? एक आपकी प्रियदर्शिका। एक क्या है? प्रियदर्शिका। तो ये आपसे पूछे नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, तो ये हर्षवर्धन ने लिखी है। और आपसे पूछे हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक, ये किसने लिखी है? ये लिखी है आपकी बाणभट्ट ने। क्लियर हो गया? तो ये हर्षवर्धन से संबंधित आपके जो है क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं, और इसमें एक और याद रखेंगे, 5वीं बौद्ध संगति, 5वीं बौद्ध संगति हर्षवर्धन के शासनकाल में की गई। और कहाँ पे की गई जी? कन्नौज में। कहाँ पर की गई? कन्नौज में। हर्षवर्धन के शासनकाल में कहाँ पर की गई? कन्नौज में। इन्हें याद रखेंगे, हर्षवर्धन के शासनकाल में कहाँ पर की गई? कन्नौज में। नेक्स्ट, हर्षवर्धन से एक और बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? आपने पढ़ा होगा, कौन पढ़ा है? चीनी यात्री कौन है? ह्वेन सांग। कौन है चीनी यात्री? ह्वेन सांग। तो ह्वेन सांग किसके शासनकाल में आया? है से ह्वेन सांग, है से हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेन सांग आया था। जबकि अगर आपसे पूछे फाहियान किसके शासनकाल में आया? फाहियान भी चीनी यात्री किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त सेकंड। किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त सेकंड। और आपसे पूछा जाए भारत आने वाला प्रथम यात्री कौन है? भारत आने वाला प्रथम यात्री था मेगस्थनीज। कौन है? मेगस्थनीज। ये किसके शासनकाल में आया? या था मौर्य वंश का जो शासक है चंद्रगुप्त मौर्य। और मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका। तो इनको भी ध्यान रखेंगे, ये आपके फैक्ट हैं इससे संबंधित जुड़े हुए। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट देखते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्लियर हो गया जी? आगे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो इसे याद रखेंगे, क्या है? अंग्रेजी। क्या है? अंग्रेजी। क्या है आपका? अंग्रेजी। उसके बाद आप याद रखें, पूर्ण स्वराज्य की मांग करने वाला प्रथम कार्यकर्ता। तो पूर्ण स्वराज्य की जो मांग है, वैसे आपने पढ़ा होगा बाल गंगाधर तिलक, लेकिन अगर आधिकारिक रूप से पूछे तो आधिकारिक रूप से तो की थी हसरत मोहानी ने। हसरत मोहानी। अब देखते हैं इसमें कौन सा आंसर मानते हैं, बाल गंगाधर तिलक मानते हैं, हसरत मोहानी। तो हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी 1925 में। 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कानपुर अधिवेशन। और इस समय अध्यक्षता कौन कर रही थी? सरोजनी नायडू। तो इस समय इन्होंने आपका जो पूर्ण स्वराज्य है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव आपका रखा था, लेकिन वो पास नहीं हो सका था। लेकिन पहले अगर पूछ रहा है तो बाल गंगाधर तिलक आप कर सकते हैं। लेकिन आपसे पूछे आधिकारिक रूप से किसने किया? हसरत मोहानी ने 1925 के कानपुर अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन है? सरोजनी नायडू। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन है कि कांग्रेस पार्टी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट आगे, जबकि आपने पढ़ा होगा जब पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव है तो ये 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन। और अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे पूर्ण स्वराज्य का आपका जो प्रस्ताव वो पास कर दिया गया। और फिर हमने जो 26 जनवरी 1923 है, यहाँ पे अपना पहला पूर्ण स्वराज्य दिवस आपका बनाया था, 26 जनवरी 1923। और ये घोषणा की कि ये हमारा स्वतंत्रता दिवस होगा आगे चल करके। लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि जो 15 अगस्त है वहाँ पे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाते हैं, और 26 जनवरी को किसके रूप में बनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में। क्लियर हो गया?
आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। तो स्वदेशी आंदोलन आपने पढ़ा है, स्वदेशी आंदोलन जो आपका, तो ये किसके विरोध में हुआ था? आपने क्वेश्चन पढ़ा है बंगाल विभाजन, तो ये आपको पढ़ाया गया क्वेश्चन है। जो भारत, इसमें प्रमुख सीरीज थी, इसमें आपने पढ़ा हो घटना और उनसे संबंधित आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उसमें आपने पढ़ा है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन अगर आपसे पूछ रहा है बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई है, बंगाल विभाजन की घोषणा हुई है 19 जुलाई 1905। ये याद रखेंगे, घोषणा वाला क्वेश्चन अलग है। और प्रभावी कब हुआ है? प्रभावी कब हुआ है जी? प्रभावी हुआ है 16 अक्टूबर 1905। आपसे पूछे बंगाल विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर, अगर बंगाल का गवर्नर पूछ रहा है, खाली कहाँ का गवर्नर पूछ रहा है? बंगाल का गवर्नर, तो इसमें याद रखेंगे रिजले। कौन था आपका? रिजले। और भारत को वायसराय पूछे, वायसराय कौन था इस समय? वायसराय याद रखेंगे, वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। कौन था आपका? लॉर्ड कर्जन। फिर आपसे पूछेगा जो बंगाल विभाजन है दो भागों में तोड़ दिया, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिम बंगाल। और फिर आपने पढ़ा है बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया था? आंदोलन शुरू किया था स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत है ये 7 अगस्त 1905 कब की गई थी? 7 अगस्त 1905 को शुरू किया। और किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर। किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर। और इसमें क्या है, जो आपकी विदेश से आने वाली वस्तु थी उनका बहिष्कार कर दिया गया और अपने देश में बनी हुई वस्तुओं को आपका बढ़ावा दिया गया, तो इसे बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन आपका कहाँ से शुरू हुआ था? कोलकाता से। कहाँ से शुरू हुआ था आपका? कोलकाता से। तो ये हो गया आपका स्वदेशी आंदोलन से संबंधित जो आपके जुड़े हुए क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, इसका सॉल्यूशन आपका हो गया पूरा। अभी आपके मैथ के क्वेश्चन है, तो आपको केवल जीएस के पढ़ने हैं। क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। तो इसमें क्या है? संभाजी नगर। संभाजी नगर करंट का है। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर आयुर्वेद रत्न पुरस्कार, तो इसमें याद रखेंगे यूके को दिया गया है। आईएनएस तर्कस अगर आपसे पूछ रहा है तो क्या है आपका? फ्रांस है। आईएनएस तर्कस क्या है आपका? फ्रांस है। जागृति शुभंकर, तो ये आपका उपभोक्ता जागरूकता के लिए लॉन्च किया गया। तो ये क्लियर हो गया, ये आपके करंट से जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं जो अन्य क्वेश्चन है जी। ये आपने पढ़ लिया है, आगे पहले पढ़ चुके हैं इसको। तो ये आपका 16 अक्टूबर को जो आपका पेपर आयोजित हुआ था यूपी पैट का, तो उसका सॉल्यूशन था। सॉल्यूशन होने के साथ साथ इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको नए मिल जाते हैं इन क्वेश्चन के साथ, तो इनको सभी को आप अच्छे तरीके से नोट कर लें और कोई भी आपकी आगामी परीक्षा हो तो उसके लिए आपके ये क्वेश्चन निर्णायक साबित होंगे। इसी के साथ आपसे विदाई लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।